हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में बीए फाइनल के इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये जो विगत 2-3 क्लासों से टॉपिक चल रहा है, इसमें आज प्राकृतिक संसाधन है वनस्पति, और प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति जो बिना मानव के हस्तक्षेप से, इंटरफेयर से पहाड़ी इलाकों में, कहीं सुदूर ढलानी भागों के अंदर, तटीय भागों में या अन्य जो उबड़ खाबड़ भूमि है उन क्षेत्रों में, गोचर भूमियों में, मेड़ों के किनारे, इन पर यानी वनस्पति पनपती है। इन वनस्पति का संरक्षण करना अति आवश्यक है, और वर्तमान समय के अंदर बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव अंधाधुंध वनस्पति की कटाई करते जा रहा है। 1952 के अंदर भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया, वन संरक्षण अधिनियम। उस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया कि कुल भूमि का, कुल भू क्षेत्रफल का 1/3% भाग पर वन होना अनिवार्य है। ये पर्यावरण और प्रकृति के लिए अनुकूलन है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर हम भारत में 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो इस मापदंड को पूरा कर रहे हैं, और बाकी सब यानी राज्यों के अंदर, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर 1% 33% से भी कम है। विश्व के अंदर भी बहुत सारे देशों की यह हाल है। तो वनों का दुरुपयोग और क्षति से बचाने के लिए वन संरक्षण अनिवार्य है। यदि वन बचेंगे तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा, और पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो प्रकृति शुद्ध होगी, और प्रत्येक जीव के लिए संरक्षण, भोजन, आवास और अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसमें एक संतुलन बना रहेगा। इसीलिए वनों का दुरुपयोग और क्षति को से बचाने के लिए इनका संरक्षण करना अनिवार्य है। वनों को फलश रूप में मानना मानव धर्म होना चाहिए। वनों से लकड़ी काटने के साथ साथ वहाँ कटे हुए वृक्षों के स्थल पर वन रोपण करते जाना भी आवश्यक है। हाँ, ये ज़रूरी है कि यदि मानव आवश्यकता के अनुसार वन की कटाई करे तो उनके स्थान पर उतने ही वन लगाना जरूरी है, तभी पर्यावरण बचेगा। इस प्रकार वनों का फसल चक्र के रूप में उपयोग करना, वन संरक्षण करना आवश्यक है। वन संरक्षण से वन संपत्ति अक्षुण्ण बनी रहती है, और इससे सतत अधिक लाभ भी प्राप्त होते रहते हैं। वन संरक्षण के लिए एक निश्चित नीति और सुव्यवस्था की आवश्यकता होती है। इस नीति और सुव्यवस्था की में आग की रोकथाम को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि वनों का जो विनाश है वो कटाई के साथ साथ वनस्पति क्षेत्रों के अंदर जंगलों में आग लग जाती है, जिससे बहुत सारे वन हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे अभी विश्व के अंदर जो अमेजन बेसिन के अंदर जहाँ भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ये पृथ्वी के एक तरह के हृदय और फेफड़े कहलाते हैं। इन भूमध्य रेखीय वन क्षेत्रों में जहाँ घने वन है, वहाँ पर यानी कि आग लग गई थी, जिससे बहुत सारे वनों को नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जंगलों के अंदर आग लग गई थी, उसको कंट्रोल बड़ी मुश्किलता से किया गया। तो इस प्रकार की आग की जो घटनाएं हैं, जो वनस्पति क्षेत्र में टहनियों के यानी कि आपस में रगड़ने के कारण या अन्य कारणों से लग जाती है,
जिससे वनों का नुकसान होता है, उसमें रहने वाले जो आश्रय स्थल बनाने वाले जो जीव है वो भी बेचारे मर जाते हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं जंगली क्षेत्रों के अंदर, वन क्षेत्रों के अंदर, उसके रोकथाम का उपाय करना आवश्यक है और उसका इस प्रकार यानी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उस यानी आगजनी की घटना नहीं हो। कोई भी वन ऐसा नहीं है जिसमें आग लगने की संभावना न हो। आग से बचाने और आग लगने पर उनको शीघ्र अतिशीघ्र बुझाने के प्रबंध के बिना वनों के विकास के अन्य सभी प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं और इसके लिए जन सामान्य में इसके प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है। आग मनुष्य की गलती से लगती है, अतः थोड़ी सी सावधानी बरतने से इसका निवारण हो सकता है और वनों में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आग लगने की जरा भी संभावना हो, क्योंकि मनुष्य की जो मानव की एक्टिविटीज़ है, ये मानव विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप वन क्षेत्रों में करता रहता है और उसकी गलती से, उसकी असावधानी से वनों के अंदर आगजनी की घटनाएं होती है। वनों को आग से बचाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय पूर्व निवारण और सावधानी है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसका पूर्व निवारण किया जाए और जो भी इसके लिए कारण जिम्मेदार है उनको तुरंत दूर किया जाए, उनका निवारण किया जाए। इसके अलावा इन क्षेत्रों के अंदर मानव अपनी क्रियाकलाप करते वक्त, कार्य करते वक्त सावधानी बरते। आग लगने पर उससे शीघ्रता अतिशीघ्र देख पाने की व्यवस्था होनी चाहिए और वनों की बीच स्थान पर ऊंची जगह पर पर्यवेक्षण गृह बनने चाहिए ताकि आग बुझाने के साधन और कुछ चौकीदारों की व्यवस्था भी रहे। तो इस प्रकार वनों के अंदर जब भी आग लगती है उसका काफ़ी समय के बाद में पता चलता है, तब तक वो आग इतनी फैल जाती है कि उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वन क्षेत्रों के अंदर जगह जगह पर ऊंचे यानी कि ऐसे चौकीदार गृह बनाने चाहिए, चौकीदार घर बनाने चाहिए ताकि उसकी समय समय पर निगरानी होती रहे और उनके द्वारा उस आग को जल्दी कंट्रोल में किया जा सके। वनों को आग स्थल यानी कि वनों में आग लगे हुए स्थल को तुरंत देखने के लिए वायुयान के द्वारा देखरेख, द्रुत गति वाले यानी साधनों, संचार पर भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। जब वन सूखा हो तो उस समय अधिक देखरेख की आवश्यकता होती है और विकसित देशों में वनस्पति की ज्वलनशीलता को वैज्ञानिक ढंग से मापा जाता है। इसकी सूचना बराबर प्रसारित की जाती है। साथ ही ऐसे स्थलों पर जहां से वन के विभिन्न भागों में शीघ्रता से पहुंचा जा सके, आग बुझाने के सभी साधनों की समुचित व्यवस्था रहती है। वन की ज्वलनशीलता और वन की दशा मौसम और धरातल की दशाओं पर निर्भर करती है, क्योंकि वन की जो ज्वलनशीलता है वो वहाँ की दशा कैसी, स्थिति कैसी है, मौसम क्या है, धरातलीय स्थिति क्या है, उस पर निर्भर करती है। सूखे वन, शुष्क मौसम और बीहड़ धरातल के अंदर आग लगने की अधिक संभावना रहती है। अतः ऐसी स्थिति में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है और आग के रोकथाम के लिए वन में अग्नि रक्षा पथ और अग्नि अवरोधक पथ की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी आग लगने तुरंत बुझाया जा सके तो वहाँ तक यानी आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँचे और उसको रोकने के लिए अग्नि अवरोधक पथ भी होना चाहिए।
ये पथ क्रमशः वन की परिधि पर या वन के बीचों बीच खुले गलियारे पर होते हैं, जो आग के प्रसार को रोकने में सहायक भी होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था है वो वनों के अंदर जो आगजनी की घटनाएं हैं उसको रोकने के लिए करना परम आवश्यक होता है। और ये ज़्यादातर जो विकसित देश हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं है। फिर भी अभी जो ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील का जो उदाहरण है उनमें इस प्रकार की जो आगजनी की घटनाएं हुई है, इन आगजनी की घटनाओं को लगभग 15 और महीना के बाद तक यानी कि बुझाया गया है। यानी ये आग 15 दिन या 20 दिन 25 दिन महीना भर लगती रही है। वहाँ के पूरे जंगल को नष्ट कर दिया गया है, बहुत सारे जीवों को ख़त्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार की घटनाएं जब भी होती है तब बहुत विनाशकारी होती है और ये घटनाएं वापस नहीं दोहराए, इसके लिए समुचित व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए। वन संरक्षण हेतु दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वैज्ञानिक विधि में लकड़ी काटना निकालना है। वन संरक्षण के लिए पहला कार्य हो गया कि आगजनी की जो घटनाएं हैं, वनों के अंदर आग लगना है, उसको समुचित व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि इस प्रकार की घटना नहीं रहे। और वन संरक्षण के लिए दूसरा उपाय क्या है कि वैज्ञानिक विधि से लकड़ी काटने का तरीका निकालना चाहिए। वन से केवल ऐसे पेड़ों को ही काटना चाहिए जो परिपक्व है और जिनका अब अधिक विकास संभव नहीं है। ऐसे पेड़ों को वनों से निकाल लेना अनिवार्य होता है और इसको काट लिए जाने से विकासशील पेड़ों को भी अधिक जगह, खाद, पानी उपलब्ध होने लगते हैं। और ऐसे पेड़ों को काटने या गिराने या निकालने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अन्य पेड़ पौधे हैं वो क्षतिग्रस्त न हो पाए। यानी चयनात्मक कटाई और संद्रुत उत्पादन की व्यवस्था वन संरक्षण का चरम उद्देश्य है। तो इस प्रकार जो वन की कटाई है वो वैज्ञानिक तरीके से करनी चाहिए। जो पुराने वन हैं, जो बड़े हैं, जिनका विकास अभी पॉसिबल नहीं है या नहीं हो पा रहा है, तो उनको इस तरीके से काटना चाहिए ताकि दूसरे वनों को नुकसान नहीं हो और जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होती रहे। तो चयनात्मक कटाई है और समग्रित उत्पादन की व्यवस्था ये वन संरक्षण का चरम उद्देश्य है। चयनात्मक कटाई के अंतर्गत केवल परिपक्व पेड़ों को ही नहीं प्रत्युत अन्य प्रकार के पेड़ों को भी चुनकर काटना होता है। कभी कभी वनों की संघनता कम करने हेतु नए पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता होती है ताकि अन्य पेड़ पूर्ण रूप से विकसित हो सके। तो इस प्रकार की कटाई किया जाना आवश्यक है और उसी प्रकार पेड़ों की भी काटना पड़ता है जिससे रोग लगने या ऐसे अन्य पेड़ों को रोग फैलने की संभावना रहती है। उसी प्रकार हानिकारक जो पेड़ पौधे हैं, जो विकृत पेड़ पौधे हैं, उनको यानी कि काटना लाभदायक होता है। और इस प्रकार की चयनात्मक जो कटाई होती है वो वन संरक्षण के लिए परम आवश्यक है। तो इस प्रकार यानी कि एक प्रकार से वृक्ष वाले जंगलों में अधिक जो जंगल होते हैं अधिक लाभप्रद होते हैं, परंतु यहाँ एक भी यानी कि चक्रानुक्रम पद्धति को अपनाने की आवश्यकता होती है, जिससे जिन वृक्षों को काटा जा रहा है, जिन भागों के अंदर जंगल है, उसको अलग अलग भागों में बांटना चाहिए और उनमें चुन करके ऐसे वृक्षों को काटना चाहिए जो काटने योग्य है। और इसके अलावा और भी यानी कि उपाय है, जैसे पेड़ों में लगने वाली दीमक, अन्य कीटाणु बीमारियां, इसके रोकथाम के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। वायुयानों के द्वारा कीटनाशकों की दवाइयों का छिड़काव करना सबसे सरल उपाय है। और परंतु यदि इसके प्रकोप अधिक बढ़ जाने की समस्या रहती है तो फिर यानी कि पूरे वन को काटना पड़ता है। तो इस प्रकार की समस्या का निवारण वन विशेषज्ञों के द्वारा वैज्ञानिक तरीके का अनुसरण करके किया जा सकता है। अब यदि इस वन क्षेत्रफल के अंदर जो कमी हो रही है, इसके लिए कारण क्या है
इसके लिए यानी कि बहुत सारे कारण हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण कारण है कि वन क्षेत्रफल है इसकी कमी क्यों हो रही है, तो सबसे पहला कारण है कि व्यापारिक लाभ हेतु अंधाधुंध कटाई और शोषण हो रहा है। वर्तमान समय में बहुत सारे देशों के अंदर इसकी व्यापारिक लाभ हेतु कटाई हो रही है। जो इमारती लकड़ी है, जैसे भारत के अंदर देवदार है, देवदार के वृक्ष है, देवदार है, चंदन है, शीशम है, ये जो स्प्रूस है, रोजवुड है, ये ऐसे वृक्ष है जिसको अपन यानी कि मानसूनी पतझड़ी वन के कह सकते हैं या कोणधारी वन कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ये व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं और इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इनकी अंधाधुंध कटाई होती है, शोषण होता है, जिससे वन क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। वर्तमान समय के अंदर चाहे हिमालयी क्षेत्रों के अंदर ज़्यादातर देवदार के वृक्ष मिलते हैं, उनसे देवदार के वृक्ष मिलते हैं। इसके दक्षिणी भारत के अंदर जो कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर चंदन के वृक्ष मिलते हैं। ये सारी इमारती लकड़ियां हैं और इनसे बहुउपयोग यानी कि वस्तुएं भी बनाई जाती है, इसका उपयोग भी अधिक होता है। इनकी कटाई की वजह से वहाँ वन क्षेत्र है वो आज कम हो गया है, देवदार के वृक्ष भी कम हो गया है, हिमालय की पहाड़ियाँ हैं वो वन विहीन होती जा रही है। दूसरा कारण है कि अत्यधिक यानी कि चराई, वन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, अत्यधिक पशुचारण होता है और चराई की वजह से वहाँ जो भी छोटी छोटी वनस्पतियाँ उगती है उन वनस्पतियों को जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो पशुचारण है, पशुचारण नहीं होना चाहिए या प्रतिबंध होना चाहिए ताकि नई वनस्पति का विकास हो सके। और वैदिक और जूमिंग कृषि है, ये भी कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण या जूमिंग कृषि का मतलब क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो वनस्पति होती है उसको काट करके, उसको जैसे यहाँ खूब सारी वनस्पति है और इस वनस्पति को काट करके साफ किया जाता है, जला करके इसका कर्तन किया जाता है और फिर दहन किया जाता है, यानी कि इसका कर्तन और दहन होता है और फिर यहाँ पर कृषि होती है। 2-3 साल तक कृषि होती है। जैसे ही इस भूमि की उर्वरकता शक्ति खत्म होती है तो ये प्रक्रिया कहाँ अपनाई जाती है, यहाँ पे अपनाई जाती है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इस प्रकार बदल करके वनों को काट कर जला करके जो जूमिंग कृषि और वैदिक कृषि होती है इससे भी वनों का क्या होता है, विनाश होता है। बांध और जलाशय निर्माण की वर्तमान समय के अंदर जो नदी घाटी परियोजना है पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है, वन क्षेत्रों से निकलती है, वहाँ बांध बना करके जलाशय बनाए जा रहे हैं और इस पानी के भराव क्षेत्र की वजह से वनस्पति है वो या तो जल जाती है या पनपती नहीं है। जैसे सरदार सरोवर जो बांध है नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर बांध है, इस सरदार सरोवर बांध की वजह से बहुत सारे मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर यानी जो वनस्पति है उनका विकास हुआ है। जनजातियों के लिए वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके आवास क्षेत्र है उनका उजाड़ हो गया है। इसके अलावा सड़क निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र, वर्तमान समय के अंदर बढ़ती जनसंख्या और सड़क निर्माण की वजह से वनस्पतियों की कटाई हो रही है। जहाँ पहले जंगल हुआ करते थे उसको काट करके औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है और वहाँ पर सड़क मार्ग निकाल दिए गए हैं जिससे वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और इससे पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। घरेलू कार्यों के लिए जलाऊ लकड़ी है वो भी जंगलों से काटी जाती है जिससे भी वनों का विनाश होता है। इसके अलावा भी और भी कारण हैं, जैसे भूजोतों का आकार है वो छोटा होता जा रहा है। आज क्या है, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। ये भारत जैसे राष्ट्रों के अंदर अधिक है, जहाँ पे यानी दुनिया का केवल विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर कितने 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत के कुल 2.4% विश्व का जो
क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत में है, और उस पर विश्व की कुल भारत में जो जनसंख्या का अनुपात है वो 17.5% है। तो इस प्रकार की अत्यधिक जनसंख्या दबाव की वजह से भूजोत आकार छोटे हो रहे, और जिसकी वजह से इन छोटे आकारों की वजह से यानी जहाँ खेत के आसपास वनस्पति होती है उसको काट दिया जाता है, और किसान है वो खेती करने के लिए वनस्पति को काट देता है। नगरीकरण के विस्तार से, बढ़ते नगरीकरण से आवासीय कॉलोनियाँ, इंडस्ट्रीज, परिवहन ये जो बढ़ते जा रहे हैं, इससे भी वनस्पति को यानी विनाश हो रहा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े महानगरों के आसपास जहाँ पूरे घने जंगल वन हुआ करते थे उसको काट करके आवासीय कॉलोनियों में तब्दील कर दिया गया है, और वहाँ बड़े बड़े सड़क मार्ग निर्माण कर दिए गए हैं, कि फैक्ट्री लगा दी है या उद्योग लगा दिया गया है। तो इस प्रकार का नगरीकरण की वजह से, बढ़ती नगरीकरण की वजह से इनके आकार, नगरों के आकार में विस्तार होने की वजह से भी वनों की कटाई होती जा रही है। तो ये जो भारत के अंदर यदि वन संरक्षण देखें तो उसमें वन संरक्षण के लिए इस प्रकार सर्वाधिक प्रभावी कारण है वो ये माने गए हैं। और भारत में वन संरक्षण देखें तो भारत में मिट्टी संरक्षण और भयंकर बाढ़ की समस्या का सीधा संबंध वनों की अत्यधिक कटाई है, क्योंकि भारत में जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है, बाढ़ की वजह से जो अत्यधिक कटाव हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? वनों का विनाश, क्योंकि वनों की जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध कर रखती है, कटाव नहीं होता है। और भारत में पारिस्थितिकी संतुलन भंग करने की सबसे बड़ी भूमिका है वो वनों की हो रही कटाई है, और इसके लिए यानी कि कुछ उपाय किए जाना आवश्यक है। और कुछ भारत में ऐसे स्थल है जहाँ वनों के क्षेत्रफल में भी कमी हुई है, जैसे दंडकारण्य का पठार, गढ़ जात की पहाड़ियाँ, किन्नौर प्रदेश, ये वन सुरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन इनमें भी यानी कि वन क्षेत्रों में कमी हो रही है। लेकिन फिर भी गढ़ जात की पहाड़ियाँ जो उड़ीसा के अंदर है, दंडकारण्य का पठार जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र में है, किन्नौर प्रदेश है, यहाँ फिर भी वन की दृष्टि से सुरक्षित है। सर्वाधिक समस्या गंगा के मैदानी राज्यों में है, जहाँ कृषि और उद्योग हेतु वनों को व्यापक बड़े पैमाने पर कटाई की जाती है, और इसके निकट सड़क मार्गों से जुड़े हिमालय पर्वतों के शिवालिक और मध्य गंगा के भाग में भी वनों पर अधिक दबाव बढ़ता जा रहा है, और इससे यानी कि वनों का क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है।